हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, ALP साइंस की क्लास शानदार ज़बरदस्त क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आपके एग्ज़ाम की डेट भी धीरे धीरे पास आती जा रही है, इसलिए आप ये जो क्लास है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। साथियों, जो हमारी क्लास है इसमें हमने बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। साथियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, लगातार शानदार ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। जी हाँ साथियों, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन डी है आसवन। तो साथियों, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, अगला प्रश्न है किस प्रकार। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, किस प्रकार तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। जी हाँ साथियों, किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। आपके ऑप्शन ए है हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन बी है आसवन, ऑप्शन सी है उपचयन, ऑप्शन डी है अपचयन। तो साथियों, किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम है हाइड्रोजनीकरण। जी हाँ साथियों, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, सिरके की प्रकृति अम्लीय किस कारण होती है। जी हाँ साथियों, सिरके की प्रकृति अम्लीय किस कारण से होती है। आप सिरके की प्रकृति अम्लीय किस कारण से होती है। ऑप्शन ए है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। तो साथियों, सिरके की प्रकृति अम्लीय किस वजह से होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल के कारण। जी हाँ साथियों, एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH की ये है क्या है, एसिटिक अम्ल। इसके कारण इसमें जो अगर बात करें सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए उसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है पॉलीथीन का औद्योगिकरण। जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है। जी हाँ साथियों, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण यानी पॉलीमेरिस्टेशन द्वारा होता है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है एसिटिलीन, ऑप्शन सी है इथाइलिन, ऑप्शन डी है स्टाइरिन। तो साथियों, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। जी हाँ साथियों, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है, मीथेन के कारण होता है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है, मीथेन के बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन का औद्योगिकरण किया जाता है, बहुलीकरण द्वारा। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन मीथेन के बहुलीकरण के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा क्या, ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। जी हाँ साथियों, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है बोरान। तो साथियों, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो खनिजों एवं चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहेगा, ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सबसे अधिक। जी हाँ साथियों, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। जी हाँ साथियों, सबसे अधिक यौगिक जो होते हैं किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो साथियों, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा कार्बन। जैसे आपने देखा होगा तो अपन कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन लगा सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हमारा प्रश्न क्या था, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। तो कार्बन के साथ बनाए जाते हैं सबसे अधिक यौगिक। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है,
साथियों अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है गुब्बारों में हाइड्रोजन। जी हाँ साथियों, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि साथियों गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि यह सस्ती होती है, कम भारी होती है, या उड़न क्षमता अधिक होती है, या ऑप्शन डी हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। तो साथियों गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है साथियों क्योंकि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। ध्यान रहेगा, हमारा प्रश्न क्या है कि गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। कार्बनिक पदार्थों, जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है कि कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्शी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम है। जी हाँ साथियों, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्शी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है? ईथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो साथियों कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्शी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है? तो उस गैस का नाम हो जाएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन को अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्शी गैस उत्पन्न होती है, मार्शी गैस, जी हाँ, मार्शी गैस किसको कहते हैं? मीथेन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मीथेन को मार्शी गैस बोलते हैं। मीथेन, जिसका फार्मूला क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4 होता है। ध्यान रहेगा क्या? तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहेगा, कोयला खदानों में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? ऐसे धान के खेतों से भी मीथेन गैस निकलती है, और ये मीथेन जो गैस होती है इसको प्राकृतिक गैस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। तो साथियों बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बैटरी बनाने में, जी हाँ साथियों, बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरी बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किण्वन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है? किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? किण्वन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? ऑप्शन ए है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी है मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी है खमीर। तो साथियों किण्वन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो वो जो है इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किण्वन की प्रक्रिया में आवश्यक रूप से किसका प्रयोग होता है? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो इथाइल अल्कोहल का प्रयोग आवश्यक रूप से होता है। किसका? इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है किण्वन की प्रक्रिया में। तो ऑप्शन ही हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक रबड़ को कठोर और उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? जी हाँ साथियों, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? ऑप्शन ए है पेट्रोल की जेली, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है गंधक, ऑप्शन डी है स्पंज। तो साथियों प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए गंधक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गंधक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गंधक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? ऑप्शन ए है अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, या ऑप्शन बी हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, या ऑप्शन सी हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, या ऑप्शन डी हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। तो साथियों सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रहते हैं, जिससे उसका ऑक्सीकरण होना बंद हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गन पाउडर मिश्रण होता है। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन ए है मिट्टी और टीएनडी का, ऑप्शन बी है गंधक, मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, ऑप्शन सी है सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का, या ऑप्शन डी टीएनटी व लकड़ी के कोयले का। तो साथियों गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो गन पाउडर सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का। सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण क्या होता है? गन पाउडर होता है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण गन पाउडर होता है। ठीक है,
ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जी हाँ साथियों, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन, ऑप्शन डी है अणु। तो किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अणु कहलाती है। किसी भी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु कहलाती है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। जी हाँ साथियों, क्या है कि हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है, क्या कहलाता है? सिल्वर ब्रोमाइड या सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम फॉस्फेट या सोडियम नाइट्रेट। तो साथियों हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर यह क्या कहलाता है? सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर यह सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन लोसेंट जी के। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? प्रकृति में सबसे अधिक, जी हाँ, इस वन लाइनर का पहला प्रश्न क्या है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो साथियों प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। क्या है? सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न क्या है? वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीरोंटोलॉजी एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था की अवस्था का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रहेगा क्या? फिर अगला साथियों क्या लिखा है? डोलामाइट, जिसके CaCO3 किसका एक्स है? डोलामाइट किसका एक्स होता है साथियों? जिसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोल देते हैं, यह कैल्शियम का एक्स होता है। किसका एक्स होता है? डोलामाइट कैल्शियम का एक्स होता है। ध्यान रहेगा क्या? डोलामाइट कैल्शियम का एक्स। अगला प्रश्न क्या है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जी हाँ साथियों, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। क्या ध्यान देना है? खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा आइडियोमीटर जो होता है वह ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा दूध का खट्टा होना होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित कौन सा रंग होता है? तो श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम द्वारा बैगनी रंग सर्वाधिक विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? बैगनी रंग सर्वाधिक विचलित होता है। अगला प्रश्न क्या है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? जी हाँ साथियों, ठंडा करने का जो काम यंत्र होता है रेफ्रिजरेटर में, प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? क्या होता है? फ्रीओन जो होता है वो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वह सहायक होता है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिबेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिबेरम जो होता है वह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ध्यान रहेगा, सेरिबेरम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न साथियों, नेत्रदान में रोगी, जी हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नेत्रदान में रोगी आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? नेत्रदान में रोगी जो होता है उसके आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का प्रतिरोपण किया जाता है नेत्रदान में। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? ध्यान रहेगा, सानेन जो बकरी होती है उसको विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होती है? तो साथियों रासायनिक दृष्टि से चीनी होती है वो कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज होती है। क्या होती है? सुक्रोज होती है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? तो साथियों जो पायराइट खनिज होता है उसको बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। किसको? पायराइट खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। जी हाँ साथियों, रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। तो साथियों ध्यान देना है, Pb3O4 जो होता है वह रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है साथियों? तो पीडियाट्रिक्स का संबंध बच्चों के रोगों से है। बच्चों के रोगों का जो संबंध है वह पीडियाट्रिक्स से है। हाइपोग्लाइसीमिया, जी हाँ हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग में प्रश्न हमारा क्या है? हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो यह रोग जो होता है ग्लूकोज की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? जी हाँ साथियों, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग को स्रावित करता है? मनुष्य में जो गैस्ट्रिक रस होता है वह किस अंग से स्रावित होता है? तो अमाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न, DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो DTP का टीका बच्चों को टिटनेस से, डिप्थीरिया से तथा काली खांसी से बचाने के लिए DTP का टीका
लगाया जाता है। साथियों ये थी आज क्लास के शानदार ज़बरदस्त प्लस जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी तैयारियों को आप बहुत ही शानदार ज़बरदस्त लेवल में बना के रखिए, क्योंकि एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है और बढ़िया तरीके से आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। साथियों ये थे आज की क्लास के शानदार प्रश्न। यदि आज की क्लास हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।